जो विषय है हमारा वो केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बच्चों जो हमारा समाज के टोटल घटक है, चाहे वो बड़े भी हैं। भाई आम जनता के बीच, आम समाज के बीच, आम व्यक्ति के बीच हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे लेके जाएं, प्रॉब्लम ये है। मतलब एक जैसे रीजनिंग है आज तो, क्योंकि जो बड़े हैं वही आगे छोटों को शिक्षा दे रहे हैं, और अगर उनके अंदर ही रीजनिंग नहीं है, उनका ही साइंटिफिक दृष्टिकोण नहीं है, तो फिर वो बच्चों में इस तरह की चीज कैसे पैदा करेंगे साइंटिफिक। तो सबसे पहले पूरे समाज के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक चेतना है, वो कैसे उत्पन्न की जाए, एक सवाल है। तो इस सवाल के लिए एक जो मैं पिछले 10-12 दिन से लगातार एक डॉक्यूमेंट लिख रही हूँ यहीं के लिए, इसी जगह के लिए, कि समाज में सब लोगों के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जुड़ाव करना है। हमें रीजन करना है कि चीज क्यों हो रही है, और ये चीज को इस तरीके से सोचा था फिर क्यों नहीं हुई सब लोगों के अंदर। उसके लिए बुद्धि मुख्य चीज, रीजन कौन करेगा, तार्किक क्षमता किसमें है, बुद्धि में है। अब बुद्धि तो सब में है, तो ये तो नेचुरली होना चाहिए था, क्यों नहीं आ पाया नेचुरली, उसके होने की वजह है। इसको बिल्कुल साइंटिफिक नजरिए से अगर हम समझेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि उसको उठाना कैसे है ऊपर। एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि सब वर्बली कर रही हूँ, ब्लैक बोर्ड नहीं है इस टाइम मेरे पास, तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स मिसिंग हो, सवाल में पूछिएगा। बुद्धि सबके पास है, सबकी तार्किक क्षमता समान होनी चाहिए, परंतु किसी की कम है, किसी की ज्यादा। क्यों? जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं एनवायरनमेंट से, वो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा करते हैं। कपिल मुनि ने जो सांख्य के 25 सूत्र दिए हैं, उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 है तन्मात्राएं। जब भी हमने कोई इंफॉर्मेशन बाहर से रिसीव की, उसको रिसीव किया हमने अपनी ज्ञानेंद्रियों से, हाथ से, पैर से, नाक से, कान से। बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया सबको? फिर उसको हम इवैल्यूएट करते हैं अपने दिमाग में कि इसका क्या मीनिंग है, ये अच्छा है या बुरा है। आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, ज्ञानेंद्रिय काम हो रही है। और तन्मात्रा क्या है? स्वर। मेरा स्वर कितना मीठा, कितना खराब, कर्कश, कितनी उसमें मधुरता, ऊपर नीचे वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे हो रही है। जितना मेरा स्वर अच्छा होगा उतना बंद होगा, दर्शक उतना बंधेगा। तन्मात्रा, स्वर। जब ये दोनों चीजें जुड़ेगी तब आपका मन उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करके बुद्धि को देगा। अगर ये दोनों चीजें नहीं जुड़ी, आपका अटेंशन नहीं बंधा, ध्यान इधर उधर गया, तो आपकी इंद्रियां, मैं जो भी बोल रही हूँ उसमें से 80% शब्द सुनेगी ही नहीं, और आप किसी और ख्याल में होंगे, शरीर से यहाँ कहीं और कहा, क्योंकि तन्मात्राएं नहीं ना इन्वॉल्व, ज्ञानेंद्रियां नहीं ना इन्वॉल्व। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास समाज में करने के लिए पहली शर्त, अपनी ज्ञानेंद्रियों को विकसित करें। आपकी आंखों की क्षमता, आपकी सूंघने की क्षमता, आपकी सुनने की क्षमता जब अच्छी होगी, और बहुत कष्ट नहीं होगा 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के कोई लेक्चर सुनने में, तब आप उसको मनन कर पाएंगे, तब तन्मात्रा काम करेगी, तब परसेप्शन काम करेगा। इसको साइकोलॉजी के लैंग्वेज में परसेप्शन बोलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए पहला सूत्र, ज्ञानेंद्रियों पे काम करें, शरीर पे काम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, आटा गूंदने, सब्जी काटे, झाड़ू पोछा करें, चीजें करें, ताकि आपकी टच की और जितनी भी सूक्ष्म आपके अंग हैं वो सब काम करें, पहला। हाँ, दूसरा, फिर तन्मात्राएं आई, तीसरा ये आया। मैडम एक मिनट, थोड़ा देखिए, ज्ञानेंद्रियों की बात वो थोड़ा सा बाद में आती है। ये एक प्रक्रिया है सांख्य की, वे सृष्टि के पीछे जैसे कार्य क्या रहे हैं, कपिल ने किया है वो सारा। लेकिन जैसे जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, जैसे यहाँ तक कि प्राध्यापक सत्र के लोग जितने भी हैं, और एक वातावरण के अंदर रहते हैं, उसके बाद भी उनके अंदर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता। देखिए, मैं एक उदाहरण रख रहा हूँ छोटा सा, कि मैं एक टीवी पे इंटरव्यू दे रहा था। कुमार विश्वास है हमारे, काफी आज के प्रतिष्ठित और वैसे काबिल आदमी भी है,
साहित्य के बड़े नामचीन व्यक्ति हैं, लेकिन उनमें देखिए राम के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर चर्चा चल रही थी। मैं इस विषय में नहीं जानना चाहता कि वो वैज्ञानिक है, कितना हमारे को वो होना चाहिए, उसमें नहीं। लेकिन उन्होंने एक जगह कहा कि राम तो आस्था के विषय है। अब सारे लोग थे, सुन रहे थे और उन्होंने हाँ जय हो कुछ ऐसा, बस सारे पढ़े लिखे लोग थे, बड़े बड़े पत्रकार थे सारा। तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठा कि पहले भी मैंने यहाँ एक मीटिंग में बात रखी थी कि अगर आपकी आस्था एक बकरी को चम्मच समझती है और किसी भैंस को आग का पत्ता समझती है और आस्था, तो सबसे पहली प्रॉब्लम एक अपने धर्मात्मक ज्ञान के कारण आप अपने लिए ही पैदा करेंगे और फिर आगे दूसरों के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वो अलग से होगी आपकी। यानी जीवन अकेले आस्था के सहारे नहीं चलता। जीवन में आस्था से पहले आस्था है, लेकिन विवेक भी प्राथमिक है। और राम केवल आस्था के विषय तो नहीं है, कृष्ण भी आस्था के विषय नहीं है। उनका जीवन देखिए आप, जगह जगह मर्यादा पुरुषोत्तम आता है, सब आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम हर जगह वो विवेक से काम लेते हैं, धैर्य। इसी तरह कृष्ण है, हर जगह विवेक से काम लेते हैं। अकेले आस्था का, और जीवन आस्था के सहारे नहीं चलता, आस्था से पहले विवेक आवश्यक है। तो बड़े बड़े लोगों के अंदर जैसे हैं वो भी इस चीज से हैं ग्रसित। तो कैसे कैसे मैं उत्तर दे रही हूँ सर। उस बात को मैं सर इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये जो है, जब इंफॉर्मेशन आई मन के पास, अब मन एनालिसिस के लिए बुद्धि के पास भेज रहा है, बुद्धि के पास है विवेक। अब उन लोगों में विवेक का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा? विवेक के डेवलपमेंट ना होने के पीछे दो कारण सूत्रों में दिए हुए हैं, कोई नई बात नहीं है। एक, सही गलत का भेद करने की क्षमताएं कम होना, विवेक की क्षमता कम होना। उसका कारण नियम दिए हैं, 5 नियम दिए हैं। अगर वो 5 नियम पे हम स्वयं का एनालिसिस नहीं करते तो हमारा विवेक डूबता चला जाता है, प्रैक्टिस में नहीं रहता। तो वो 5 नियम मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी। दूसरा, करेज। स्वयं के अंदर होने वाली वो क्षमता जिसको हमने करेजियस होकर कि ये निर्णय सही है, इसका परिणाम जो भी होगा मैं देखूंगा, ये निर्णय गलत है, इसका परिणाम कितना मधुर भी हो तो भी मुझे नहीं चाहिए, विवेक के ऊपर आधारित है। 5 नियम दिए हैं योग दर्शन में, बिल्कुल क्लियर। वो बोलते हैं क्या? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 जब बुद्धि के ऊपर जोर डालेंगे और नकारात्मक होंगे तो वो कहलाएगी वासना। वासना केवल अब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य नहीं है, वासना में 5 तत्व शामिल हैं। जितनी ये बढ़ेंगी उतनी ज्यादा हमारा विवेक कम होगा। अब विवेक को संभालना है, बढ़ाना है, बनाना है, तो 5 सूत्रों पे अपना स्वयं का परीक्षण करते रहना। जब परीक्षण में हो गए पास, अब जो भी हो मैं देखूंगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं बचा? डिसीजन मेकिंग आ गई, आपका कंफ्यूजन डाउन। 5 सूत्रों को समझेंगे। सबसे पहला अहिंसा है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए मैं अहिंसा का पालन हूं। मैं अपने कर्म से, एक्शन से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, जान के अनजाने में, बोल से, चीज से, ठीक है। दूसरा, सत्य। मैं अंदर बाहर एक, ये नहीं मेरे अंदर मन में तो इच्छा कुछ हो रहा है, मैं बाहर कुछ और दिखा रहा हूं, है ना। मेरा वहां जाने का मन नहीं है, मैं उस विचारधारा से साक्ष्य नहीं रखता हूं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। ये नहीं कि मेरे सिर में दर्द है जी, आज नहीं आता। दोनों में फर्क है। ये बहाना आपको कमजोर बनाता है, आपके विवेक को कमजोर बनाता है। आपकी साफ हुई और क्लियर कट जो एटीट्यूड है वो आपको मजबूत बनाता है, जो कि आपके अंदर विवेक की क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि आपके अंदर भय नहीं रहा कोई। असत्य, किसी की चीज को बिना पूछे चोरी से चुरा लेना, उसके ऊपर अननेसेसरी अधिकार जमाना,
किसी दूसरे की चीज को चुरा लेने की, पा लेने की, सही गलत तरीके से इच्छा रखना असत्य है। फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मीनिंग ये नहीं कि सन्यासी होकर शादी नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य का मीनिंग उस तरह के नकारात्मक विचारों का 24 घंटे आपके दिमाग में नहीं का मतलब यही है, ब्रह्म की चर्चा भी, उस आचरण वैसा बनाया जाए, आचरण। हाँ, तो उसमें दोनों चीजें हैं। एक तो अपनी जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी कि उस तरह का विचार नहीं हमेशा रखना। आप अपने एक अच्छे गृहस्थ संबंध में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी, ब्रह्म की चर्या, आपका आचरण ब्रह्म यानी कि जो भी हमारा तत्व ज्ञान है उसके अनुसार होना चाहिए। तो तत्व ज्ञान पे डिटेल चर्चा है, वो बाद में करेंगे। और हमारा आखिरी था अपरिहार्य, अपरिग्रह, अननेसेसरी चीजों को कलेक्ट करने की। मैं एक मकान बना लूं, मैं दूसरा मकान बना लूं, मैं तीसरा जमीन खरीद लूं, बहुत सारी चीजों का संग्रह करने की, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी करने की और दूसरों पे अनाधिकार जमाने की हमारी इच्छा का दबाव। ये 5 नियम है। अगर ये 5 नियमों पे आप इधर उधर हुए, विवेक शून्य होगा। विवेक शून्य हुआ तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कोई नहीं बचा सकता। ये आधार है। ये एक आध बात कह लीजिए पहले आप। मैं ना, जैसे मैडम ने बताया, बड़े अच्छी, उन्होंने तो बिल्कुल सुंदर ढंग से, वो हमारा जो सांख्य है वो बिल्कुल वैज्ञानिक है सारा ही, और ये पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे बहन जी ने बिटिया से पूछा है, और क्योंकि वो बच्चों के पेरेंट्स हैं और दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड द इंस्टीट्यूशन, मैंने वहीं से शुरू किया था। हम जो बच्चा बताता नहीं है ना, उसको ये नहीं कहते कि तुमको क्यों नहीं पता है, या तुम मनन चिंतन नहीं करते हो, घर पर पढ़ते नहीं, उसको ये कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा, भूल गए हो तुम, अभी आपको समझने की जरूरत, ध्यान देना, और इसको जा करके पढ़ो तुम फिर से, उसको आएगा। दूसरे, जैसे आप मैं लेमैन की तरह बता रहा हूँ, जैसे बच्चा है, छोटा है, धीरे धीरे उंगली पकड़ के आगे बढ़, फिर वो सारा देखता है एनवायरमेंट, जो चर्चा में कहानियां भी सुनता है, उसमें उसको जिज्ञासा होगी ही होगी, पूछेगा, तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा, चाहे आपका और कोई नुकसान हो जाए, पर आप बच्चा जो चाह रहा है उसकी हर चीज के पास आप अपना मस्तिष्क दौड़ाएंगे, क्या चाहता है, उसमें जिज्ञासा होती है। हमारे बेटे ने, अब तो वो इंजीनियर है, ठीक है, छोटा था तो कोई यहाँ एक विशेष, उसको हम कहीं दिखाने ये तो नहीं होंगे कि भाई ये बहुत अच्छा है, ये है, वो है, लेकिन वो गीता के श्लोक टीवी में देख करके ही सीख गया। लोग सोच रहे मैं सिखा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद उसने एक प्रश्न पूछा, से हमारे पिताजी का फोन आया तो उन्होंने पूछ लिया, बातचीत कर ली, फिर बोला वो कि मुझे दो फोन, पिताजी आप मेरे पापा है ना? बोला हाँ यही है। उसको ये समझ आया कि इनको जो पिताजी कहते हैं ये पापा है। अच्छा, उसने कहा पापा आपके पिताजी का क्या नाम है? मैंने कहा आचार्य प्रेमदत्त गौड़ है। बोला और उनके पिताजी? मैं कहा वो आचार्य चैनसो गौड़। उनके पिताजी? मैंने कहा भाई पर इसको मना कर, मैं कि वो आचार्य राम स्वरूप शर्मा। उनके पिताजी? मैं कहा वो पाटू राम शर्मा। उनके पिताजी? मैं कहा चेतराम। उनके पिताजी? मैडू राम। उनके पिताजी? मैं पूछने दो इसको, इसकी गिनती खत्म। मैंने कहा ऋषि वशिष्ठ है। और मैंने कहा बेटा नारायण के बाद ये चले हैं ना, इनके अलग अलग पार्ट हैं। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम गोविंद योगिंद्र मथास्य शिष्यम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुखम गौड़ पदम महंतम। मैं सारा उसको बताने, मैं ऐसे आए। अब वो जो मैडम ने एक ने डांट दिया,
ये ज्यादा जो करंट प्रॉब्लम है ना उससे जुड़ने की जरूरत है हमें। मैडम ने डांट दिया तो बोले अब नहीं जाऊंगा मैं। तमीजा साहब की मिसिस थी, वो स्टेट बैंक में थे, वो तो ठीक, वो कोई पीएन होगी उसको भी मैडम करे, बोले ना वो काली मैडम है ना उसमें, अब मैं उस स्कूल में जाऊंगा ही नहीं। मैं ले गया, प्यार से समझाया, हेड मैडम के घर गए, चाय पी, ड्राई फ्रूट खिलाए। मैंने कहा देख मैडम कितनी अच्छी है, अब चलेंगे। अब बोले कुछ भी खिला दो, पर स्कूल में वो काली मैडम। अब वो बच्चा इतनी जिद कर गया, वहां से छुड़ाना ही पड़ा। फिर अग्रसर स्कूल में जाकर के उसकी जो नर्सरी और वो होती क्लास है, मैं तो भूल जाता हूँ, उसमें दाखिल किया। वो उस स्कूल में गए ही नहीं। क्या कारण है? किसी भी बच्चे को जो स्कूल में, जैसे बच्चे ने कोई वो की कोई शरारत, तो एक उस पे उसको पनिशमेंट नहीं देना, तो ये बताया बेटा ऐसा है, दोबारा नहीं करना, इससे ये नुकसान हो जाता है। और उसके बाद जो गलती भी करता है ना, उसको प्यार से समझाया जाए। और जो नहीं बता पाया, तुम तो बहुत अच्छे हो और अब की बार मैंने तुमको बता दिया, अब 2 और 2 4, अब बताओ। उसने बता दिया, बोले लो इसको तो हम गिफ्ट देते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। कम से कम आप उसकी हर समस्या को लेकर के उस पर फोकस करिए और उसके साथ जुड़ जाइए। फिर वो घर वहां की सारी बताएगा, उसमें आपको समस्या सुनने में आ जाएगी कि मैडम ने क्या कहा और दूसरे बच्चे ने उसको क्या कहा। फिर उसको मोबिलाइज करके धीरे धीरे आप उसके साथ खेल में खेल हर तरह मिल जाए उसके साथ, बच्चा आगे तक बताएगा और उसकी समस्या आप सोल्व कर पाएंगे। जो टीचर है ना, टीचर को पूरा रिकॉर्ड दीजिए। और जो कुछ लोगों की ये धारणा बन गई है कि ये पब्लिक स्कूल है, हम फीस देते हैं मोटी, और वो टीचर के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं पेरेंट्स। बच्चा भी उसी लिहाज से वो टीचर का वो सम्मान नहीं कर रहा है, अब वो फिर उससे बिगड़ जाएगा। जैसे एक चीज उठा लाया बच्चा, वही जो मैडम बता रही थी वो इसी में प्लस कर रहा हूं, तो आपने ये कहना है ये चीज आप ले तो आए, उसी को दे के आना। अब हमारे से जो होगा तुम्हें दिलाएंगे, जो नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। आर्थिक कमजोरी भी होती है बेटा, उसकी चीज उठाते नहीं किसी की। हाँ, अब सुनते कई बात तो बताऊंगा ना उसमें। एक व्यक्ति, छोटा बच्चा कलम उठा लाए, माँ ने कहा अच्छा उठे, चल तेरे पे 2 हो गई, इसे यहीं रख, कभी कोई पहचान ले। उसके बाद और चीजें चुराने लगा, बहुत सारी चीजें में बड़ा चोर बन गया पेशेवर, पकड़े तो सजा हो गई। तो बोले अब तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ, अब तुमको फांसी लगेगी। बोले मेरी मां को बुला दो। मां प्रथम गुरु होती है। उसने मां जैसे पास में आई, बोले मां तेरे कान में कुछ कहना है। उसने कान मां का इतनी बुरी तरह काटा, अलग कर दिया दांत से। बोले तूने ये क्या करा, ब्लीडिंग हो गई मेरे, मैं तो तुझे मिलने आई थी, तेरे को फांसी लगने जा रही है। बोले तू प्रथम गुरु थी मेरी, अगर पहले दिन कलम चुराने से रोकती तो मैं आगे ना चोरी करता, मेरा संस्कार जमता। अच्छा, दूसरी बात भाई साहब ने जो कही कुमार के बारे में, कुमार जो बताता है, 1 मिनट में कह दूंगा, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, कि उसने कह दिया राम एक आस्था है, मैंने ये कह दी राम एक व्यवस्था है, मैंने ये कह दी राम एक आचरण है। एक्चुअल में राम में वो ठीक कह रहे हैं, और वो जो जितने पढ़े लिखे भी जय वो कर रहे हैं, वो इसलिए हर चीज को डेफिनेशन हर चीज की तो दे के बता नहीं सकते। उसने ये बता दिया, अब राम जो है कहां से चले आप,
उनको वो पनिशमेंट की मान लो जो चलो, या उसके पीछे साइंटिफिक चीज छिपी है जो वनवास हुआ है। राम वहां से चले तो उसमें लिख रहे हैं कवि, अब चूंकि कवि वाला हृदय तो कभी कभी पंक्ति याद आ जाती है कि चले राम सीता भी उनके पीछे चली गए वन को, तो उनके भी पीछे लक्ष्मण थे। कहा राम ने कि तुम कहां, विनत वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां। तो सीता जी भी चल दी। अब कह रहे सीता को रोको भी लक्ष्मण, ये रानी राजकुमारी, इसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, हमें तो बहुत दूर जाना है। बोले भैया ये मानते नहीं। कुछ दूर जाकर सीता जी कहती है कि अब कहां बनाएंगे कुटिया, वो ये समझ रही थी एक कुटिया बन जाएगी, उसमें रहा करेंगे, बस यही हमारा वनवास। तो उसके बाद में वो कहते हैं बस एक पंक्ति में कि भाई तुलसी रघुवीर प्रिया श्रमजान के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, कांटे निकालने का बहाना करते हैं। पिए की लखी आतुरता, पिए की अखियां अतिचार चली जल चुए। जब ये लगा ना ये नहीं सहन कर पाएगी, ये नहीं चल पाएगी, भगवान राम की आंखों से आंसू आ गए थे। और शबरी, जो शबरी माता वो उनकी बहुत ज्यादा निकटस्थ है। वो तो गीत गा रही थी, मैं कर रही रास्ता साफ, राम जी आएंगे, पेड़ चढ़ के ये मीठा है, ये ठीक रहेगा राम के लिए। ये उनको पता है, उसको बेचारे को इन्फेक्शन का भी नहीं पता, कोई झूठे सच्चे का भी नहीं पता। वहां से लेकर राम शबरी से भी जुड़े, केवट से भी जुड़े। कमाल है जो जिस समय वापस आ रहे हैं वहां से रावण विजय के बाद, तो किसी को पता नहीं, मैं बता तो देता हूं, मैंने कहा मानो ना मानो, जिस समय क्वचित पथा संचरते सुराणाम, क्वचित घनानाम पतताम क्वचित, कभी पेड़ों के मार्ग से, कभी बादलों के मार्ग से वो हेलीकॉप्टर आ रहा है, विमान। यथा विदो में मनसो विलास है, प्रवर्तते पश्य तथा विमान, विमान उसी दिशा में चलता है, इसके माने कंप्यूटराइज्ड है। और राम के चरित्र में कोई भी ऐसी एक भी चीज कोई निकाल नहीं सकता, तो वो आचरणीय है। और ये कहा लक्ष्मण ने, जब ये कहा ना कि एक लेडी ने आपको वनवास दिला दिया, महाराज भी ये रह गए, मैं देखता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, मैं युवतियों से रहित कर दूंगा इस संसार को। तो राम कहते हैं भाई रुक जा, विवेक से काम ले, मन मस्तिष्क ताते धनुर नवई सत्यम अवेक्ष माने। अगर पिताजी के पास, भाई पिताजी ने आज्ञा दे दी है, अगर मैं उनके ऊपर धनुष चलाऊं, सच्चाई पे चल रहे हैं, 2 वरदान मांगे तो देने, मुच्चारी मातरी शरम सुधनम हरंत्याम। अपने बेटे के लिए मां ने अपना धन मांगाया एक तरह से, तो मैं उससे कुछ क्या कह दूं, नहीं कहूंगा। और दोषेषु बाह्य मनुजम भरतम हनानी, भरत को पता ही नहीं है कि तू राजा बनेगा, तेरे को राजा बना दिया क्या, अब बताओ उसमें बाण चलाऊं क्या मैं, कि रोशनाय रुचिरम त्रिषु पातकेषु, ये 3 पाप हैं, बता तू कौन सा पाप कराना चाहता है मेरे से। तो मतलब राम जो है ना, चाहे उसे आस्था कह दो, चाहे उसे विवेक कह दो, चाहे उसे आचरण कह दो, राम सब कुछ है। लीजिए, धन्यवाद। कोई एक सेकंड देखिए, हम थोड़ा विषय से भटके ना। यहाँ आप पैनलिस्ट हैं, आप तीनों, और क्षम्यताम, एक जो डॉक्टर हरमीत जी हैं वो पब्लिक काउंसलर हैं, आप प्राध्यापक रहे हुए हैं और आप स्वयं अध्यापक रहे हुए हैं, तो इनसे आप प्लीज बोर ना हो, जीवन भर अपना वक्तव्य डिलीवर करने की एक हैबिट है। हमारा विषय जो है, इस विषय पर है कि इस आप सभी से लोगों के पास प्रश्न भी है, तो और लगभग 12 बज चुका है और 1 बजे तक का ही समय है, तो मैं चाहूंगा कि श्रीमान महेंद्र पाल जी अन्य दृष्टांतों को संक्षेप में, क्योंकि यहाँ जो बैठे हुए हैं वो सारे के सारे डॉक्टरेट और टीचर्स हैं, तो हम कोशिश करें
कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। जो मोरल ऑफ द पॉइंट है उनको अपने वक्त